हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पेपर 6 के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और अगला टॉपिक हमारा एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री इन यूपी है। यानी कि कृषि और पशुपालन, उत्तर प्रदेश में कृषि और पशुपालन, राइट। तो एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड फॉरेस्ट्री प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमी ऑफ यूपी। The state has total agriculture land of 25,304,000 hectares, which is nearly 12% of total agricultural land। ठीक है। तो जो कि मतलब यूपी में क्या है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड यानी कृषि भूमि है वो 25,304 हेक्टेयर की 25,304 हेक्टेयर की भूमि है, जो कि कुल मिला के कुल कृषि भूमि का 12% है, राइट। और इट प्रोड्यूसेस नियरली 21% ऑफ फूड ग्रेन्स, 10.8% ऑफ फ्रूट्स और 15.4% ऑफ वेजिटेबल्स। तो मतलब अगर हम कुल जमा इसका अगर हम देखें तो 10 से ऊपर 21%, 10% से ऊपर ये आपका 12% आपका ये 12 नहीं 21% आपका अनाज, 10.5 या 11% आपका फल और 15.4 के आसपास आपका ये सब्जियां का यहाँ पे उत्पादन होता है, राइट। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक अच्छा खासा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमें यूपी में देखने को मिलता है और यही वजह है कि यूपी एक और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको पता है कि यूपी जो है गंगा यमुना के दोआब में आता है। तो यहाँ पे मोस्टली आपको प्लेन एरिया देखने को मिलता है और यहाँ पे एलुवियल सॉइल होती है। तो इस वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर यानी कृषि बहुत अच्छे तरीके से होती है। There have been a constant growth in the field of agriculture, animal husbandry, forestry, and pisciculture. So, in 2017-18, growth rate in agriculture and allied sector was 4% of the state gross domestic product, which increased 5.4% in 18-19. Similarly, crop growth rate was 6% in 17-18, which decreases 5.5% in 18-19। तो ये कुछ आंकड़े थे। तो यूपी में क्या है कि इस तरह के जो फसलों के जो ग्रोथ होती है वो लगातार चलती रहती है, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यूपी में तो यूपी में जो फसलें उगाई जाती हैं वो 3 तरीके की फसलें हमें देखने को मिलती है। पहली है राबी, दूसरी है खरीफ और तीसरी है जायद। और ये तो खरीफ, राबी और जायद क्या होता है, तो राबी जो होता है आपका अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी कटाई मतलब इसको बोया जाता है और इसकी कटाई अप्रैल मई के महीने में होती है, ठीक है। और इसके अगर हम एग्जांपल अगर देखें तो गेहूं हो गया आपका, हाँ, ओट्स हो गया, तुरई हो गई, मस्टर्ड यानी कि सरसों हो गया, अलसी हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मसूर हो गया। तो ये सारी जितनी भी फसल है तो ये राबी की फसल इन्हें कंसीडर की जाती है। खरीफ की जो फसल होती है वो जून जुलाई के मौसम में उगाई जाती है और इसका जो उगाई जाती है जून जुलाई में और इसकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में, राइट। ये मानसून के महीने में बेसिकली होता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप समझ सकते हैं, धान है और फिर ज्वार है, बाजरा है, राइट, और अरहर है, काला चना है यानी उड़द जिसे कहते हैं, और मूंग है और नारियल है। इस तरह के जो होते हैं जिनमें पानी ज़्यादा लगता है तो इस मौसम में ज़्यादा उगाए जाते हैं। जायद की फसल जो होती है वो मार्च में उगाई जाती है और इसकी कटाई जून में होती है, राइट।
और ये खरीफ और रबी फसल के बीच का हिस्सा, बीच का वो होता है, यानी कि। और इसका एग्ज़ाम्पल आप सब्जियां ले सकते हैं, और जो तरबूजा होता है, खरबूजा होता है, और तो यानी कि जो आपके कुल मिला के सलाद के, या फिर जो जिनमें पानी ज़्यादा होता है, जिन फलों में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो इस मौसम में आपके उगाए जाते हैं, राइट। तो अगर हम इसकी बात करें तो साल का चक्र कैसे होता है, तो साल का चक्र जो होता है हमें देखने को मिलता है, वो आपका कुछ ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए एक ईयर ये है, ठीक है। ये तीन उसमें डिवाइडेड होता है, 3 ब्लॉक्स में। पहला है खरीफ, दूसरा है राबी, और तीसरा है जायद, ठीक है। तो सबसे पहले रबी की फसल उगाई जाती है, ये अक्टूबर, रबी की नहीं, अब इसको सबसे पहले अगर हम बात करें तो अ, अ, जायद की फसल सबसे पहले उगाई जाती है, ठीक है। जायद की ये आपकी उगाई जाती है मार्च अप्रैल में, राइट। और जून में इसे काटा जाता है। मार्च से जून का टाइम पीरियड इसका रहता है। उसके बाद आता है आपका खरीफ का, इसे जून जुलाई में उगाया जाता है, जून जुलाई में उगाया जाता है। और ये इसका चलता है आपका, इसका टाइम फ्रेम आपका चलता है अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक। फिर उसके बाद आता है आपका राबी की फसल। तो राबी की जो फसल होती है, ये आपकी उगाई जाती है अक्टूबर नवंबर में, और ये चलती है आपकी अप्रैल मई में। तो ये आपका जो है इस एक साइकिल बन जाता है फसल चक्र इसे कहा जाता है, ठीक है। तो एक मतलब अगर हम बात करें तो पहले जायद से शुरू होता है, फिर खरीफ पे जाता है, और फिर रबी पे आता है, और फिर इसके बाद फिर मार्च में, अप्रैल के महीने से जस्ट पहले फिर जायद को ग्रो किया जाता है, और फिर खरीफ, और फिर रबी। और ये साइकिल इसी तरह से आपकी अद्यतन चलती रहती है, राइट। तो वही चीज़ है कि वही बात यहाँ पे की है, और यही चीज़ यहाँ पे भी क्रॉप रोटेशन के बारे में, यानी कि फसल चक्र के बारे में यही चीज़ लिखा है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। फिर द ग्रोथ रेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन द context of UP because most of the population of UP still lives in rural areas। ये जो ग्रोथ रेट है, ये बहुत अहम है, क्योंकि अगर हम एरिया की बात करें तो यूपी का जो एरिया है, जो कि कुल मिला के 2,40,928 है। तो इस कुल एरिया में से लगभग जो आपका 2,33,000 के समथिंग आपका एरिया पड़ता है, ये आपका रूरल एरिया पड़ता है, ठीक है। तो देखने पे पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आपका रूरल एरिया में आपका आता है, और यहाँ पे रहने वाली ज़्यादातर जनसंख्या एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व रहती है, राइट। तो इसलिए आपका जो है यहाँ पे हमें जो रूरल एरियाज़ में रहने वाले जो लोग हैं उनके लिहाज से अगर बात करें तो कृषि में जो भी बढ़ोतरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा आपके अहम है। द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन सेंसस 2011 वाज 19 करोड़, इन विच पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन वाज 15.53 करोड़।
दैट इज 77.353% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मतलब कि आप समझ लीजिए कि 19 करोड़ में से 15 साढ़े 15 करोड़ लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, और ये कुल जनसंख्या का 77% से भी ज़्यादा आपका ऊपर बैठता है। ठीक है, तो इसी से आपको पता चलता है कि जब कृषि क्षेत्र में कोई भी विकास होता है तो वो विकास आपका एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट्स इन एग्रीकल्चर, यानी कि संपूर्ण कृषि का संपूर्ण विकास अगर हम बात करें तो किस किस फेज में होता है, तो मतलब किन किन एस्पेक्ट में होता है। तो इन स्टेट द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, स्टोरेज ऑफ फैसिलिटीज एंड सर्विस सेक्टर इज डायरेक्टली लिंक टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो यूपी में अगर हम बात करें तो परिवहन और संगठित असंगठित और जो भी जितने भी तरीके के सेक्टर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रिलेटेड होते हैं। राइट, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो गई, है ना, और डेयरी डेयरी इंडस्ट्री हो गई, या लोकल एरिया मार्केट, इस तरह के काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं आपके बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं कि मतलब अब इसके क्या क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो अगर हम एग्रीकल्चर ऑल अराउंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की हम बात करें तो सबसे पहले आता है डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, यानी कि किसानों की आय को दुगना करना। ठीक है, ये अम, ये प्रोग्राम आपका राज्य सरकार की तरफ से चलाया गया था 2022 से, और इसका एक रोड मैप भी तैयार किया गया था। इसके लिए कई सारी चीज़ें की बात किया गया है। इसमें जो है आपके एमएसपी देने की बात की गई है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको बाद के उसमें समझ में आ जाएंगी। फिर उसके बाद ये कुछ फसलों के लिहाज से अगर हम बात करें तो यूपी की पोजीशन पूरे देश में क्या है फसल के उत्पादन में, तो वो दिखा रहा है। जैसे अगर हम बात करें गेहूं की यानी वीट की, तो फर्स्ट पोजीशन पे आपका आता है यूपी। राइट, फर्स्ट पोजीशन पे गेहूं के उत्पादन में यूपी पहले पोजीशन पे है। धान के उत्पादन में यूपी सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, मिलेट जो होता है उसके उत्पादन में यूपी फिर सेकंड पोजीशन में आता है। सरसों और तिलहन जैसे के उत्पादन में आपका यूपी तीसरे नंबर पे आता है। सब्जियों के उत्पादन में यूपी फिर से पहले नंबर पे है, और फलों के मामले में ये तीसरे नंबर पे आता है, और अनाज के मामले में कुल खाद्यान्न के मामले में ये यूपी फिर से पहले नंबर पे आता है। तो अगर हम बात करें तो गेहूँ, सब्जी और कुल खाद्यान्न के मामले में यूपी आपका पहले नंबर पे आता है, जबकि धान के मामले में और मिलेट के मामले में आपका यूपी दूसरे नंबर पे आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो देश का कुल खाद्यान्न है और खासकर गेहूं है उसमें यूपी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब किन किन तरीक़ों से किसानों की आय दुगनी करने का वो किया गया है, तो पहला है पीएम किसान मानधन योजना। ठीक है, 2019 का ये स्कीम है, और ये जिसमें 3,000 मंथली पेंशन किसानों को दिया जाएगा 60 साल की उम्र तक। ठीक है, और
जो इसका प्रीमियम होता है वो 18 से 40 साल के लोग इसमें भर सकते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी प्रीमियम का अमाउंट बढ़ते जाएगा, राइट। तो ये है। फिर उसके बाद दूसरा है पीएम किसान योजना, यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना। ये भी 2019 में शुरू किया गया था। इसमें 6,000 रुपये देने की बात की है तीन किश्तों में, और इस समय ये पूरे किसानों तक विस्तृत किया गया है, और 1.86 किसान परिवार जो हैं वो इस स्कीम से लाभान्वित हैं। फिर फसल ऋण मोचन योजना, ये भी इस स्कीम को शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत 1 लाख तक के जो लोन हैं उनको माफ़ कर दिया गया है, और ये इसको 2017 से शुरू किया गया था, और इसमें जो राज्य के जो बजट है उसके ऊपर जो है 36,000 करोड़ रुपए का भार पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें थी। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग इज़ अ फार्मिंग टेक्निक विथ simultaneous activity involving crop and animals. It includes combined growing of crops, livestock, poultry, tree crops and plantation crops। मतलब कुल मिला के एक समन्वित कार्यक्रम है ये, जो कि क्रॉप रोटेशन पे का बेस्ड है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।